एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है फरवरी के करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। सबसे पहले ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ओसीएम को कैरेबियन सी और नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ में जो मराइन चैलेंजेस होते हैं, जो समुद्री चुनौतियां होती हैं, उनसे निपटने के लिए लॉन्च किया गया है ताकि ओशनिक जो गवर्नेंस है वो सस्टेनेबल बना रहे और जो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन है उसको सुनिश्चित किया जा सके। ओसीएम कहते किसे हैं? व्हाट इज ओसीएम? ओसीएम वाइडर कैरेबियन सी में जो भी मराइन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके लिए एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है। इसको लॉन्च किया गया है बाय द इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है बाय यूनेस्को आईओसी सब कमीशन फॉर द कैरेबियन एंड एडजेसेंट रीजन। इसको फंड किया जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा और इसका जो कवरेज एरिया है वो है कैरेबियन सी और नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ का लार्ज मराइन इकोसिस्टम। अब आप इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। कैरेबियन सी कहाँ लोकेटेड है? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के साउथ में है और सरगासो सी के साउथ वेस्ट में है। ये इसके बॉर्डरिंग नेशंस हैं। आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। उसी तरीके से नॉर्थ ब्राज़ील शेल्फ, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी का हिस्सा है। इसका जो कोस्टल स्ट्रेच है वो है बिटवीन द अमेजन एंड ओरिनोको रिवर्स और ये इसके बॉर्डरिंग नेशन है। ये इसके बॉर्डर बनाते हैं। आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं एमसीक्यू या किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब नई रामसर साइट 4 ऐड हुई हैं, उसके बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले है थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उसी के साथ ये स्थित है, ठीक है। और ये स्पॉट बाइल्ड पेलिकन, ब्लैक हेडेड आइबिस और ओरिएंटल डॉटर के लिए बहुत ही क्रूशियल ब्रीडिंग ग्राउंड है। सेकेंड है सक्करा कोटाई बर्ड सेंचुरी। ये भी तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में ही स्थित है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जित स्पॉट बाइल पेलिकन, ग्रे हेरॉन है ना, ब्लैक काइट, इससे रिलेटेड जो भी 40+ स्पीशीज़ यहाँ पे हैं उसका घर कह सकते हैं। वहाँ पे ये सारे पक्षी रिसाइड करते हैं, रहते हैं। थर्ड है खेचे ओपलरी झील। ये वेस्ट सिक्किम में है, सिक्किम के वेस्ट सिक्किम में है। ये सिक्किम की फर्स्ट रामसर साइट है, ठीक है। इसका जो लोकल नाम है वो है सो विच मीन्स ओ लेडी सिट हियर। इसका ओरिजिनली जो नाम था, स्थानीय नाम था, वो था खाचोट पलरी, ठीक है, जिसका अर्थ है पद्म संभव का स्वर, राइट। और ये रामसर जो साइट है सिक्किम की फर्स्ट रामसर साइट है। उसी तरीके से जो उधवा लेक है वो भी झारखंड की फर्स्ट रामसर साइट है। ये जो उधवा लेक है वो झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। इसमें जल निकाय, 2 वाटर बॉडीज शामिल हैं। पहला है पटौदा और बरहेल झील, राइट। इसको आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ एक कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं मैंने। सबसे पहले कि रामसर साइट को इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? वो था 1982 में। फर्स्ट रामसर साइट कौन है? वो है चिलिका लेक और केलादेव नेशनल पार्क। एक उड़ीसा में है और एक राजस्थान में है। हाल फिलहाल मार्च 2025 तक भारत में कितनी रामसर साइट हो गई हैं? वो है 89। इसमें 4 नया एडिशन भी हुआ है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? वो है तमिलनाडु में, 20 साइट हैं। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन सी रामसर साइट इंक्लूडेड है? वो है लोकटक लेक, ये मणिपुर में है, और केलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। लार्जेस्ट रामसर साइट कौन है? सुंदरबन वेटलैंड है जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। यहाँ जो मैंने 4 नाम लिखे हैं, अगर बहुत सारे कभी आपसे पूछ ले कि 2 लार्जेस्ट रामसर साइट का नाम बताइए तो आप लिख सकते हैं। ये वेटलैंड सुंदरबन हो गया, चिलिका हो गया, सतकोसिया हो गया। लेकिन इन सब में भी सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? वो है सुंदरबन वेटलैंड। स्मॉलेस्ट कौन है? वो है रेणुका वेटलैंड, ये हिमाचल प्रदेश में है, करीबन 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं रिक्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उन्होंने इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और इंडस्ट्रियल जो डिमांड है उसके कारण कुछ जो मिनरल है उनको मेजर मिनरल के रूप में रिक्लासिफाई किया है। वो मिनरल का नाम है बेराइट्स, फेल्डस्पार, माइका और क्वार्ट्ज, ठीक है। यह जो रिक्लासिफिकेशन हुआ है वो इकोनॉमिक वैल्यू, इंडस्ट्रियल यूज और रेगुलेटरी कंट्रोल पर आधारित है। इसको डिफाइन किया गया है अंडर द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957।
यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप ध्यान में रख सकते हैं मेजर मिनरल और माइनर मिनरल को अगर डिफाइन करने बोल दिया जाता है, तो जो मेजर मिनरल होते हैं उनका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और इनको वाइडली इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में और एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉरी। और यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल हैं, जैसे कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, माइका हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, ये चार यहाँ पे इंक्लूडेड हो गए हैं। नाउ दे आर कॉल्ड एज द मेजर मिनरल्स, नॉट माइनर मिनरल्स। उसी तरीके से जो माइनर मिनरल्स हैं, जो उनका इकोनॉमिक मूल्य होता है, वैल्यू होती है, वो कम होती है, ठीक है। और इनका जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है मुख्य रूप से वो होता है कंस्ट्रक्शन में, लोकल इंडस्ट्रीज में होता है। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, क्ले हो गया, राइट। ये इतना ज़रूरी क्यों है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो बेराइट्स हैं, ये इनका उपयोग ऑयल ड्रिलिंग में होता है, पेंट में होता है, रबर इंडस्ट्रीज में होता है। फेल्ड्स्पार का उपयोग सेरेमिक और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में होता है। उसी तरीके से माइका का इस्तेमाल व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक और इंसुलेशन में होता है, और क्वार्ट्ज का इस्तेमाल ग्लास मेकिंग में होता है, सिलिकॉन चिप्स में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है। तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, तो इसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा है, शायद इसीलिए इसको मेजर मिनरल में रिक्लासिफाई करने का फैसला लिया गया। इसका जो सिग्निफिकेंस है उसको भी एक हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि इससे क्या होगा, बेटर रेगुलेशन होगा, यूटिलाइजेशन भी अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो पाएगा, और इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी, उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा, उसको बहुत बूस्ट मिलेगा। उसी तरीके से इस इन पर जो मेजर मिनरल्स होते हैं उन पर रॉयल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और इनका रेगुलेशन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। अगर ये सब इंश्योर हो पाएगा तो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं वो भी बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से जो जो इनकी मिनरल एक्सप्लोरेशन होते हैं और माइनिंग एफिशिएंसी होती है वो भी बढ़ जाएगी, राइट। अब बात करते हैं फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती हैं वो इकोलॉजिकली बहुत ही यूनिक एरिया होते हैं, और उन्हें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 की जो सेक्शन 37 है उसके तहत कंजर्वेशन के लिए डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इनको नोटिफाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द लोकल कम्युनिटीज, ठीक है। स्थानीय समुदाय के परामर्श से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इनको अधिसूचित करती है, इनको नोटिफाई करती है। और इनका जो मैनेजमेंट होता है वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी करती है, जैव विविधता प्रबंधन समिति करती है, और फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ठीक है। ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो गुनेरी मैंग्रोव साइट है वो, उसका एरिया है अराउंड 32.78 हेक्टेयर, ठीक है। और ये गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। ये कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये गुजरात का जो कच्छ जिला है उसके लखतर तहसील के गुनेरी गांव में ये जो मैंग्रोव साइट है वो स्थित है, जो कि अरेबियन सी से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है, और कॉर्की क्रीक से अराउंड 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक इनलैंड मैंग्रोव साइट है। इनलैंड मैंग्रोव साइट का मतलब होता है कि इनका जो सी वाटर होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ये प्योरली सस्टेन कर जाते हैं ग्राउंड वाटर से, ठीक है। इनका जो पोषण होता है वो भूजल से ही सुनिश्चित हो जाता है, तो इसीलिए इनको इनलैंड मैंग्रोव साइट कह सकते हैं, कहते हैं बेसिकली। और जो गुनेरी है भारत में जो लास्ट रिमेनिंग इनलैंड मैंग्रोव साइट में से एक है, और दुनिया भर में केवल 8 ऐसे स्थलों में से एक है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट करके रखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। पहला है नल्लूर टैमरिन ग्रोव, ये कर्नाटक में स्थित है, ये सबसे पुराना रिकग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, बीएचएस है। सेकेंड है माजुली रिवर आइलैंड, ये असम में है, ठीक है। ये दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड है, ये हम सबको पता है। नेक्स्ट है अमीनपुर लेक, ये तेलंगाना में है, ये अर्बन एरिया में पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। और नेक्स्ट है खेचोपलरी, जो वेटलैंड सिक्किम में है, ये इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वाला एक सेक्रेड लेक है, राइट। नेक्स्ट है पोटास रिजर्व इन इंडिया। इस कुछ नई एक्सप्लोरेशन की गई है पंजाब में, उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ थी। एक सर्वे किया गया और उसमें लार्ज अमाउंट में मिनरल रिजर्व पाए गए। उसके बाद पंजाब सरकार ने फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में पोटास का जो माइनिंग करने की, उत्खनन करने की घोषणा की है। उस
एरिया में एक्सप्लोर करेगी कि वहाँ पे पोटाश की माइनिंग की जा सकती है कि नहीं, की वहाँ पे कितना सारा माइनिंग रिजर्व है। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने राजस्थान में भी पोटाश रिजर्व को एक बार पाया था, और ख़ास तौर पर कहाँ पाया था उसको, नागौर गंगानगर बेसिन में पाया था, राइट। पंजाब इसके बाद, जो ये न्यूज़ है उसके बाद, राजस्थान के बाद दूसरा राज्य बन गया है, बिकेम द सेकेंड स्टेट जहाँ पर पोटाश के रिजर्व पाए गए, ठीक है। भारत में कुल पोटाश जो रिजर्व है उसमें राजस्थान का योगदान कितना है, 89% है, राइट। अब यहाँ पे कुछ और डेटा दिए गए हैं, इसको एक बार पढ़ सकते हैं आप। 90% से ज़्यादा पोटास का इस्तेमाल कहाँ होता है, वो होता है जो भी प्लांट ग्रोथ में होता है, पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर, राइट। पोटाश जो फर्टिलाइजर्स के 3 इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसमें से महत्वपूर्ण है, ये आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। इससे मिट्टी में जो वाटर रिटेंशन होती है वो बढ़ जाता है, डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी और क्रॉप क्वालिटी में भी सुधार होता है। और सबसे ज़्यादा पोटाश कहाँ पे है, वो कनाडा में अराउंड 33%। उसके बाद किन देशों का नाम आता है, वो है रशिया, बेलारूस, चाइना और यूएसए। डिफरेंट फॉर्म्स में पोटाश जो फर्टिलाइजर होते हैं वो पाया जाता है। पहला है म्यूरिएट ऑफ पोटाश, ये बहुत ही सबसे मतलब कॉमनली यूज्ड पोटाश है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पोटाश का एक रूप है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह कि इसमें क्लोराइड होता है, ठीक है, इसीलिए ये कुछ फसलों के लिए हानिकारक है। सेकेंड है सल्फेट ऑफ पोटाश, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है पोटाश फर्टिलाइजर की, और इसमें क्लोराइड नहीं होता, इसीलिए ये सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनके लिए बहुत ही आइडियल होता है, बहुत ही आदर्श होता है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रीसेंट ट्रेंड्स इन सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन इन इंडिया। हाल फिलहाल काफ़ी इसमें हमको हर जगह सोलर एनर्जी के पैनल ही दिखते रहते हैं, तो इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, उसी को लेकर एक न्यूज़ थी। सोलर एनर्जी में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, राइट। इंस्टॉल जो सोलर कैपेसिटी 2014 में थी वो थी 2.82 गीगावाट, जो कि 2025 में बढ़कर अराउंड 100 हो गई है। 2024 में सोलर इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा हुए थे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुए थे, ठीक है। तो और 24.5 गीगावाट था 2024 की अगर डेटा की बात करें, जो 2023 के तुलना में काफ़ी डबल है, जो कैपेसिटी होगी काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। और भारत की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी है वो अराउंड 47% है, और भारत टोटल सोलर जो पावर कैपेसिटी है उसमें ग्लोबली तीसरे स्थान पर है, राइट। इसको आप एक बार ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जो काफ़ी डेटा है ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। इसमें कुछ यहाँ पे इसको पब्लिश किया, यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ डेटा दिए गए हैं कि इसको पब्लिश किया जाता है बाय द ग्रीन वॉच। और भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, भारत की रैंकिंग 6th है, ठीक है। 1993 से लेके 2002 के बीच भारत एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट से प्रभावित होने वाले 10 देशों में शामिल है, ठीक है। की फाइंडिंग्स देख लेते हैं इंडिया के बारे में क्या है। एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट से होने वाली वैश्विक स्तर पर जो मृत्यु होती है वो 10% है, ठीक है। भारत का इन घटनाओं के कारण जो वैश्विक मृत्यु दर है उसमें 10% का योगदान है, और जो इकोनॉमिक लॉस है वो 4.3% है, ठीक है। और 400 से अधिक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे, और इससे जो एस्टिमेटेड लॉस है वो हुआ है अराउंड $180 बिलियन, ठीक है। और 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। और मेजर जो क्लाइमेट थ्रेट है वो है सीवियर फ्लड, बाढ़ हो गई, साइक्लोन्स हो गए और हीट वेव्स हो गया। और डोमिनिका, चीन, होंडुरास और म्यांमार और इटली ये भारत से आगे हैं, ये सबसे अधिक प्रभावित देश हैं इस क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट के अनुसार 2025। और 2022 में सबसे अधिक प्रभावित जो देश हैं वो है पाकिस्तान। यहाँ पे क्यों ये प्रभावित हुए थे, बिकॉज ऑफ द हीट वेव, स्टॉर्म्स एंड फ्लड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डेटा ये दिया हुआ गया है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट जो ग्लोबली क्लाइमेट इम्पैक्ट ट्रेंड्स हैं वो क्या रहे हैं। स्टॉर्म से 35% इकोनॉमिक लॉस हुआ है, हीट वेव से 30% इकोनॉमिक लॉस हुआ है, और फ्लड से, बाढ़ से 27% का लॉस हुआ है।
आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।